नमस्कार, मेट्रो संगम में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वर्मा। बेंगलुरु में एक बार फिर स्कूल में नाबालिग बच्ची यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। घटना तालाघटापुर इलाके की है, जहां 8 साल की मासूम से यौन उत्पीड़न की घटना स्कूल परिसर के अंदर हुई है। यौन उत्पीड़न का आरोप 63 साल के टीचर पर लगा है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी टीचर और प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले बेंगलुरु के एक नामी स्कूल में 6 साल की बच्ची से यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने स्कूल के जिम्नास्ट इंस्ट्रक्टर और स्केटिंग इंस्ट्रक्टर को गिरफ्तार किया था। मुंबई में महाराष्ट्र के डीआईजी पर रेप का आरोप लगाने वाली एक मॉडल ही अब सवालों के घेरे में है। इस मॉडल पर अब ये साजिशन करने का आरोप लग रहा है। आज हम आपको इस केस से जुड़ा एक ऐसा खुलासा दिखाने जा रहे हैं जो अब आरोप लगाने वाली मॉडल पर ही कई सवाल खड़े कर रहा है। ये इस केस से जुड़ा एक अनदेखा और अनजाना सच है। रिपोर्ट देखिए। कंट्रोवर्सी के लिए कुछ भी कर रही है ये। रेप केस कोई पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है। अटैक करना चाह रही थी पूनम पांडे को। मैं क्लासी पैदा हुई और क्लासी ही मरूंगी, तो मुझे प्लीज किसी चीप मॉडल के साथ कंपेयर मत कीजिए। ये केस नहीं हटेगा। कैमरे पर फूट फूट कर रोती इसी मॉडल ने डीआईजी सुनील पारस्कर पर रेप का आरोप लगाया है। रेप केस में नया मोड़ आया तो मॉडल को कैमरे के सामने आना पड़ा। जी मीडिया को दिए इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मॉडल ने कई और खुलासे भी किए हैं, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इस रेप केस में कैसे नया मोड़ आ गया। तुमको हिला है ना? मैं ढूंढता हूँ मेरे वो मेरे को छोड़ो। अभी इन तस्वीरों ने हंगामा खड़ा कर दिया है। ये सीसीटीवी फुटेज इस मॉडल के पूर्व वकील रिजवान खान के दफ्तर की है, और रिजवान की माने तो मॉडल ने उनसे पब्लिसिटी स्टंट के लिए किसी को फांसने के लिए कहा था। मैं चाह रहा था कि इस चीज से बाहर रहूं, बिकॉज ये बहुत मेसी हो गया। मेरी क्लाइंट मेरे पीछे 3 महीने से पड़ी थी कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए, बिग बॉस के लिए। यही नहीं, रिजवान ने और भी कई गंभीर आरोप इस मॉडल पर लगाए हैं। रिजवान का कहना है कि मॉडल टीवी के एक बड़े रियलिटी शो में एंट्री चाह रही थी और इसके लिए वो एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे को मात देना चाहती थी। इस चक्कर में वो अटैक करना चाह रही थी पूनम पांडे को। अब पूनम पांडे के ऊपर कोई केस बन नहीं रहा था। हालांकि जी मीडिया से बातचीत में मॉडल ने इन सारे आरोपों से इनकार किया है। मैं हमेशा से एक ही बात बोलती हूँ कि मैं क्लासी पैदा हुई और क्लासी ही मरूंगी, तो मुझे प्लीज किसी चीप मॉडल के साथ कंपेयर मत कीजिए। इस मॉडल का जरूर पूनम पांडे जिसका आप नाम ले रहे हैं, जरूर इसका किसी न किसी के साथ कुछ लेना देना होगा। मॉडल के पूर्व वकील ने आरोप लगाए हैं कि मॉडल और डीआईजी पारस्कर के बीच दोस्ताना संबंध थे और डीआईजी की तरफ से मॉडल को बकायदा गिफ्ट्स भी मिलते थे। एसएमएस में तो जो इनफॉर्मल तरीके से दोनों बात कर रहे थे, उससे दोनों की दोस्ती जाहिर हो रही थी, बिकॉज दोनों आपस में डार्लिंग लिख रहे थे, तो दोस्ती जाहिर हो रही थी। सुनील पारस्कर ने उल्टा मेरे क्लाइंट को गिफ्ट दिए। सवाल ये भी है कि मॉडल ने इतने लंबे वक्त के बाद डीआईजी पर रेप का आरोप क्यों लगाया। जब तक ये एडिशनल कमिश्नर रहा तब तक मैं चुप रही, जब तक मेरा केस उसके हाथ में था उस वक्त तक मैं चुप रही। जी मीडिया के हाथ मॉडल के सीसीटीवी फुटेज के अलावा वकील के साथ हुई व्हाट्सएप चैट भी हाथ लगी है, जिसमें पता चलता है कि ये मामला सिर्फ रेप का ही नहीं बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा है। राकेश त्रिवेदी के साथ अश्विनी पांडे, जी मीडिया, मुंबई।
जी मीडिया के कैमरे पर मॉडल ने कई सनसनीखेज आरोप लगाए और डीआईजी पर तरह तरह से धमकाने के भी आरोप लगाए। ऐसे में आपके लिए देखना भी जरूरी है कि इस पूरे मामले की शुरुआत हुई कहां से, और साथ ही ये भी देखिए कैसे इस पूरे केस से साजिश के साथ साथ ब्लैकमेल की भी बू आ रही है। इस मॉडल के अपने वकील के साथ हुए व्हाट्सएप कन्वर्सेशन कई राज खोल रहे हैं। और साथ ही कई सवाल भी उठा रहे हैं। जिस डीआईजी सुनील पारस्कर पर मॉडल ने रेप का आरोप लगाया है, उन्हीं के पक्ष में कुछ दिन पहले शिवसेना के मुखपत्र सामना में लेख छपा था। तब भी बड़ा सियासी हंगामा मचा था। अब मॉडल ने डीआईजी पर तरह तरह से धमकाने और दबाव बनाने का आरोप लगाया है। जिस वक्त मैं एफआईआर करने गई हूँ, मुझे कम से कम 5 या 6 लोगों ने फोन किया और ये सारे फोन कॉल्स क्राइम ब्रांच के पास हैं। शिवसेना को खड़ा करते हैं, किस को खड़ा करते हैं कि मैं केस किसी तरह से पीछे ले लूं। ये सारे मुझे सॉफ्ट थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, मुझे डराया जा रहा है, मगर मैं नहीं डरूंगी। हालांकि मॉडल के आरोपों को उन्हीं के पूर्व वकील सिरे से झुठला रहे हैं। मॉडल के पूर्व वकील रिजवान की माने तो इस केस में साजिश के साथ साथ ब्लैकमेल की भी बू आती है। तो जो 7 दिन का हमने टाइम दिया था उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए, उस दौरान इन लोगों की बातचीत आपस में इन लोग क्या बोलते हैं, नेगोशिएशन करने की कुछ बात कर रहे थे, आपस में भी एसएमएस एक्सचेंज कर रहे थे। हालांकि मॉडल ने रिजवान पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। वो तो झूठ बोल रहा है। अभी आप उसकी क्लिपिंग सुनिए, आपको पता चल जाएगा कि वो कितना बड़ा झूठा है। वो एक दल बदलू किस्म का इंसान है, जहां पर उसको लगता है कि पावर है, पोजीशन है, वो वहां लुढ़क जाता है। मॉडल ने डीआईजी सुनील पारस्कर पर रेप का आरोप लगाया था। 27 जुलाई को मुंबई के मालवानी थाने में पारस्कर के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। मैं अकेली हूँ और पूरा ग्रुप मिलकर मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, मेरे खिलाफ बहुत सारे प्रूफ बना रहे हैं, तो ये लोग बचेंगे नहीं। कुल मिलाकर अभी तक सिर्फ आरोप लगाने वाली इस मॉडल पर ही अब आरोप लग रहे हैं। अब जांच के बाद ही ये पता चल पाएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। राकेश त्रिवेदी के साथ अश्विनी पांडे, जी मीडिया, मुंबई। कांग्रेस से नाराज होकर इस्तीफा देने वाले महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नारायण राणे मान गए हैं। उन्होंने कहा कि वो मंत्री के तौर पर काम करते रहेंगे और पार्टी की जीत के लिए पूरी कोशिश करेंगे। पिछले महीने नारायण राणे ने भारी उद्योग मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। वो खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रचारित न किए जाने से नाराज बताए जा रहे थे। इससे भी मुलाकात आज तक किसी पार्टी, हमारे जो विरोधक है, किसी पार्टी के नेता के साथ मेरी मीटिंग नहीं हो गई, चर्चा नहीं है। दूसरे पार्टी में जाने का कोई विचार आज मैं तय नहीं किया, आज तक तय नहीं किया। दिल्ली में नवंबर से जनवरी के बीच विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जोर तोड़ से सरकार बनाने के पक्ष में नहीं है। अमित शाह संघ नेताओं से भी इस मुद्दे को लेकर मुलाकात कर चुके हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में सरकार को लेकर केंद्र से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर अब तक क्या पहल हुई। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि दिल्ली के विधायक घर में बैठकर क्या कर रहे हैं। केंद्र सरकार आखिर कब तक विधानसभा को निलंबित रखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर स्पष्ट रुख अपनाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई में केंद्र सरकार कोई ठोस जवाब दे। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि इस बारे में उपराज्यपाल को उचित कदम उठाना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और यही हम पहले बीजेपी का भी यही स्टैंड है, और डेफिनेटली केंद्र अब लेफ्टिनेंट गवर्नर जो यहाँ नॉमिनी है और जो सरकार को देख रहे हैं, केंद्र उनसे बात करेगा और उनसे कहेगा कि जो 5 हफ्ते का समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है
उसमें वो सरकार बनाने की अगर कोई भी पॉसिबिलिटी बनती है तो उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर पॉसिबिलिटी नहीं बनती है तो दिल्ली को चुनाव में जाना चाहिए। नाउ दिस इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर कि वो उस पर क्या व्यू लेते हैं, और केंद्र के नुमाइंदे के रूप में लेफ्टिनेंट गवर्नर ही हैं जिनको इस सारे संदर्भ में पूरा का पूरा एक जो भी व्यू है उनका पॉइंट ऑफ व्यू निकालना है। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि क्या है दिल्ली विधानसभा का अंकगणित। दिल्ली विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं, लेकिन फिलहाल दिल्ली में 67 विधायक हैं। 3 विधायकों के सांसद बनने से सीटें खाली हुई हैं। पार्टियों के हिसाब से बात करें तो बीजेपी और अकाली दल के पास कुल 29 सीटें हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के पास 28 सीटें हैं। उधर दिल्ली में कांग्रेस के 8 विधायक हैं। यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट यानी सीसेट के मसले पर हंगामा थम नहीं रहा। आज राज्यसभा में इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। एआईएडीएमके के सांसद वेल में घुस गए, तो वहीं जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव सीसेट को खत्म करने की मांग की। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने पूर्व यूपीए सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सिविल सेवा परीक्षा में सीसेट कांग्रेस ने ही लागू किया था। वहीं इस मामले पर सरकार के घोषित बदलावों से असंतुष्ट छात्रों का प्रदर्शन जारी है। पिछले 25 दिनों से मुखर्जी नगर में प्रदर्शन कर रहे परीक्षार्थियों ने सीसेट प्रश्न पत्र को पूरी तरह हटाए जाने तक जंतर मंतर पर अपना प्रदर्शन जारी रखने का फैसला किया है। कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह का कहना है कि सरकार को संसद में जो कहना था वो कह दिया गया है, इसके अलावा कुछ कहना उचित नहीं है। देखिए, जो सरकार ने कहना था वो संसद में कह दिया गया है। अब इसके अतिरिक्त इसमें और कुछ कहने का कोई औचित्य नहीं है, ना ही गुंजाइश है। सरकार का कहना है कि उसने जो उचित फैसला था वो लिया, लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि अगर यही करना था तो उसके लिए 2 महीने का वक्त क्यों लिया। नहीं, वही हमने कहा कि आम सहमति होनी चाहिए। सरकार ने प्रतिपक्ष की ये बात उठाने के बाद कल एक बयान दिया है, उससे सब दल संतुष्ट नहीं है। इसलिए सरकार और सब दलों के बीच में चर्चा हो, जिससे जो छात्र हैं जो सीसेट में जो जिनको इम्तिहान देना है वो पूरी तरह से आश्वस्त हो जाए। ये एक ऐसा जटिल समस्या है जिसका समाधान सही तरीके से होना चाहिए। सर, इंश्योरेंस देखिए, अगर सरकार ने यही निर्णय करना था तो ये निर्णय तो 2 महीने पहले भी हो सकता था। तो फिर छात्रों के ऊपर दमन करने की क्या जरूरत थी? उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, उनके ऊपर पानी की बौछार की गई, उनको हंगर स्ट्राइक पे बैठने के लिए मजबूर किया गया, और उसके बाद भी छात्र संतुष्ट नहीं है। तो इससे एक बात बिल्कुल साफ होती है कि इस सरकार में जो पॉलिसी पैरालिसिस के कीटाणु हैं उन्होंने बहुत जल्दी जन्म ले लिया है। और ये सरकार अगर एक छोटे से मसले को नहीं सुलझा सकती तो अगर इसके सामने कोई बड़ा संकट आ गया तो इस देश का क्या हाल होगा, उसके ऊपर चिंता करने की जरूरत है। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को आज दिल्ली हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने सोनिया और राहुल के समन पर फिलहाल रोक नहीं लगाई है। हाईकोर्ट में कल भी सुनवाई जारी रहेगी। इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। निचली अदालत ने कुछ दिन पहले सोनिया, राहुल समेत 6 लोगों को 7 अगस्त को हाजिर होने का आदेश दिया था। सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि यंग इंडिया कंपनी ने नेशनल हेराल्ड में जो 90 करोड़ रुपए लगाए थे वो नियमों के खिलाफ थे, जबकि नेशनल हेराल्ड ट्रस्ट की कीमत हजारों करोड़ थी। जैसा मैंने पिछली बार आपको बताया था, तथ्यों के या मेरिट्स के आधार पर मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूं। आज माननीय न्यायालय ने हमें विस्तार से सुना है और कल यही कार्रवाई जारी होगी। हम विभिन्न अभियुक्तों के तरफ से अलग अलग दलीलें पेश करेंगे कि क्यों जो भी आरोपित ऑफेंसेस हैं वो नहीं बनते हैं, और माननीय न्यायालय कल हमें दोपहर में वापस सुनेगा। इससे ज्यादा, इससे कम मैं नहीं बोलना चाहता।
और वहीं दूसरी तरफ वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ किया है कि इस मामले की जांच ईडी नहीं कर रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस मामले को अपने हाथ में लिया है और एक अच्छा केस तैयार किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि नेशनल हेराल्ड केस एक गंभीर मामला है और अगर कांग्रेस लोन का पैसा चुका दे तो मामला वहीं खत्म हो जाता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल ई रिक्शा चालकों को राहत देने से इनकार कर दिया है, यानी दिल्ली में ई रिक्शा पर पाबंदी जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि ई रिक्शा के लिए गाइडलाइन बनाए। मामले की अगली सुनवाई 8 अगस्त को होगी। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि राजधानी दिल्ली भारत का शोकेस है और हाईकोर्ट राजधानी में अवैध तरीके से ई रिक्शा के संचालन की अनुमति नहीं दे सकता। दरअसल दिल्ली के त्रिलोकपुरी में ई रिक्शा से हुए हादसे में एक बच्चे की मौत के बाद हाईकोर्ट ने ई रिक्शा पर पाबंदी लगा दी थी। सरकार की तरफ से उनकी जो वकील पेश हुई, उन्होंने यही कहा है कि उसकी पॉलिसी पूरी तरह से ड्राफ्ट में है और तैयार पड़ी है। उसके लिए उन्होंने समय मांगा कि हमें 2 दिन का समय और दे दीजिए ताकि हम इसको आपके सामने पेश कर सकें। तो कोर्ट ने 2 दिन का और उनको 2 दिन मतलब फ्राइडे के लिए रखा है कि फ्राइडे को दोबारा पिटीशन लगेगी। और सरकार की तरफ से जैसे ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की तरफ से गडकरी जी ने जो कहा था और एडवाइजरी भेजी थी, एक एलजी को लेटर लिखा था ई रिक्शास के बारे में, वो सब शुक्रवार को कोर्ट के सामने रखा जाएगा कि सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं। उनको ध्यान में रखते हुए ही वो फिर इसका अंतिम फैसला लेंगे। रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को इस बार फिर क्रेडिट पॉलिसी में कोई राहत नहीं दी। रिजर्व बैंक ने महंगाई पर ही अपना फोकस बनाए रखा। हालांकि बैंकों की नकदी बढ़ाने के लिए एसएलआर जरूर 0.5% घटा दिया। रिजर्व बैंक ने माना कि पहले के मुकाबले महंगाई बढ़ने का जोखिम घटा है, लेकिन सावधान रहना जरूरी है। रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन ने भरोसा दिलाया कि महंगाई काबू में आते ही दरें घटाएंगे और उनका दरों को बिना वजह ऊंचा रखने का इरादा नहीं है। ब्याज दरों में कमी की उम्मीद करने वालों को रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन ने एक बार फिर निराश किया। ताजा क्रेडिट पॉलिसी में रिजर्व बैंक ने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और सीआरआर जैसी प्रमुख दरों में बदलाव नहीं किया। ऐसे में सीधे तौर पर कर सस्ता नहीं होगा। हालांकि बैंकों की नकदी बढ़ाने के लिए एसएलआर में 0.5% कमी हुई है। दर न घटाने के लिए आरबीआई की दलील है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों से सरकारी नियंत्रण हटने पर महंगाई दर बढ़ सकती है। क्रेडिट पॉलिसी में मॉनसून को लेकर अनिश्चितता, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल का खतरा, अंतर्राष्ट्रीय वजहों से रुपए में उतार चढ़ाव और ग्रोथ पटरी पर लौटने से मांग में इजाफा होने पर महंगाई दर बढ़ने को भी वजह बताया गया है। आरबीआई इन नो वे विल होल्ड रेट्स हाई एनी लॉन्गर देन नेसेसरी। देयर इज अ पाथ वी आर ट्राइंग टू अचीव एंड वी वांट टू अचीव दैट पाथ। वी आर नॉट अगेंस्ट ग्रोथ, बट वी डू थिंक दैट ग्रोथ विल बी मोस्ट बेनिफिटेड if we disinflate the economy। क्रेडिट पॉलिसी में इकोनॉमी की तस्वीर बेहतर होने की भी उम्मीद जताई गई है। रिजर्व बैंक का मानना है कि सेंटिमेंट बेहतर हो रहा है, इसका फायदा ग्रोथ को मिलेगा, जबकि एक्सपोर्ट में सुधार से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फायदा मिलना चाहिए। रुके पड़े प्रोजेक्ट चालू होने से भी इकोनॉमी में निवेश बढ़ेगा। सरकार के वित्तीय घाटा कम रखने की कोशिशों से निजी कंपनियों को बाजार से पैसा जुटाने का बढ़िया माहौल मिलेगा। रिजर्व बैंक का मानना है कि इन सभी वजहों से ग्रोथ की दर 5 से 6% के बीच रहेगी। If the government finances are improving and the government is on a fiscal consolidation path, we can afford to liberate more sort of access to government financing and make it possible for the private sector, for the public sector firms to get access to that financing. महंगाई और ग्रोथ के अलावा रिजर्व बैंक ने क्रेडिट पॉलिसी में मनी मार्केट को भी बढ़ावा देने की कोशिश की है। रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए हेल्ड टू मैच्योरिटी कैटेगरी की सिक्योरिटीज के लिए सीमा 24.5% से घटाकर 24% कर दी है। इस कदम से बैंक मनी मार्केट में भागीदारी बढ़ेगी और उतार चढ़ाव कम होगा। कुमार कार्तिकेय के साथ हिमाद्री बुच, जी मीडिया, मुंबई। मेट्रो संगम में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।